प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। और चर्चा के तहत एक बार फिर चर्चा महाराष्ट्र पर। 12 दिन बाद ही सही एक भव्य समारोह के माध्यम से आखिरकार महाराष्ट्र में महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह का पहला चरण पूरा हो गया। पहला चरण इसलिए क्योंकि आज के शपथ विधि समारोह में कुल जमा 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल अस्तित्व में आया। मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली। उनके साथ शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ही ली। और अजीत पवार तो कल ही बोल चुके थे, कोई ले ना ले मैं तो लूंगा। 11 दिन की मशक्कत के बाद महाराष्ट्र में कुल जमा 3 लोगों की शपथ ही हो पाई। अभी भी मंत्रिमंडल का वास्तविक स्वरूप आना शेष है और उसमें कौन चेहरे होंगे इसको लेकर अभी भी कयासबाजी का दौर जारी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह शपथ विधि समारोह उतना आसान नहीं रहा जितना जबरदस्त जनादेश इस महायुति गठबंधन को प्राप्त हुआ था। एक तरफा जीत के बाद इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर आखिरी समय तक संकट के बादल रहे। देवेंद्र फडणवीस की मुख्यमंत्री पद की शपथ को लेकर तो कोई संशय कल ही खत्म हो गया था, पर एकनाथ शिंदे इस मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे इसको लेकर कुहासा तो शाम को ही छट पाया। एकनाथ शिंदे ने अपनी तरफ से दमदारी दिखाने या रंगदारी दिखाने की भरसक कोशिश की। खबरें ये रही कि एकनाथ शिंदे इस बात की गारंटी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व से चाहते थे कि अगर वो मुख्यमंत्री पद छोड़कर उप मुख्यमंत्री पद बनने के लिए तैयार हो रहे हैं तो साथ ही साथ उनको गृह मंत्री के रूप में भी भाजपा स्वीकार करे। अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गृह मंत्री के संदर्भ में भाजपा ने एकनाथ शिंदे की शर्त मानी या नहीं मानी। जब विभाग वितरण होगा उसके बाद समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे के कथबल ढीले कर दिए या भारतीय जनता पार्टी की अकड़ एकनाथ शिंदे ने निकाल ली। अगर गृह मंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे दिखाई दे गए तो हम मानेंगे कि भाई भाजपा को एकनाथ शिंदे की मान मनुहार के बाद ही सत्ता में आने का मौका मिला और एकनाथ शिंदे को गृह मंत्री नहीं मिला तो मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अब वस्तुतः महाराष्ट्र की सत्ता पर अपना एकाधिकार कर लिया है। तो आज का हमारा विषय इसी संदर्भ में है, फडणवीस की शपथ या अग्निपथ। महाराष्ट्र की सियासत बड़ी जटिल रहती है, तो इस जटिलता के भविष्य की संभावनाओं पर बात करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपको रूबरू कराते हैं और राजनीति के इस दिलचस्प मोड़ पर कुछ दिलचस्प चर्चा करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें अपने मेहमानों का परिचय कराकर। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कमाल का है। ये दरअसल एक व्यंग है। अब इस व्यंग को किसके ऊपर है ये आप सोचते रहिए, पर व्यंग ये कहता है विचार सूत्र के रूप में कि नफा तो दूसरों की मेहनत की चोरी का प्रतिष्ठित नाम है। और ये कमाल की बात किसने कही थी? ये कमाल की बात कही थी राहुल सांकृत्यान ने। तो अब कौन किसकी मेहनत का नफा ले उड़ा ये आकलन आप कीजिए, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अली दारूवाला साहब हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बड़ी दमदारी से वो लगातार कहते आ रहे थे कि हम सत्ता में आएंगे, वो आ गए हैं। अब वो क्या कहते हैं ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। किशोर तिवारी जी हमारे साथ में हैं, वर्तमान में शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली का वो पक्ष रख रहे हैं, पर पिछले कुछ समय से उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो कहीं पर भी हो सकते हैं। तो किशोर तिवारी जी हमारे साथ हैं, अभी तक तो शिवसेना उद्धव ठाकरे की ओर से। हमारे साथ में राजपुंज जी हैं, शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली। उनका इस शपथ विधि को लेकर क्या सोचना है और आगे के लिए क्या मानना है जानने में हमारी दिलचस्पी है। हाजी मुखलेश शेख साहब हमारे साथ में हैं, प्रवक्ता हैं एनसीपी अजीत पवार। और साथ ही साथ इन सबके साथ मौजूदगी है देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में शुमार राजकुमार सिंह जी की, अपनी तटस्थ राय देने के लिए। चर्चा की शुरुआत अली दारूवाला साहब से करते हैं, लेकिन उससे पहले एक दृष्टि डालते हैं इस टिप्पणी पर। सुनिए कि अब शिंदे का इरा खत्म हो गया है, 2 साल का ही था, उनकी जरूरत थी वो पूरी हो गई, अब उनको फेंक दिया है। अब शिंदे इस राज्य में कभी मुख्यमंत्री नहीं बने। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोग शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं। ये भाजपा की एक लाइन रही हमेशा पॉलिटिक्स में, जो उनके साथ काम करते हैं उनकी पार्टी तोड़ देते हैं।
खत्म कर देंगे। आज से देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री हो गए, उनके पास बहुमत है। बहुमत होने के बावजूद 15 दिन तक ये सरकार नहीं बना पा रहे थे। इसका मतलब है पार्टी के अंदर या उनके महायुति में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और कल से ये गड़बड़ आपको दिखने लगेगी। ये सब है, कोई महाराष्ट्र या देश के हित के लिए काम नहीं कर रहे। ये अपना जो एक स्वार्थ है, उस स्वार्थ के लिए ये लोग एक साथ आए हैं। तो ये संजय राउत है, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले के मुख्य चेहरा है। वो ये बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे अब कभी जिंदगी में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। हालांकि लोग ये जानने में भी दिलचस्पी रखते हैं कि संजय राउत आगे राज्यसभा के सदस्य बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे को इतनी भी सीटें नहीं मिली है कि कभी एक सांसद भी अपनी दम पर वह संसद में भेज पाए। पर दारूवाला साहब हमारे साथ में हैं। हमने कार्यक्रम की शुरुआत में पूछा था जिज्ञासावश, आज किसने किसकी अकड़ निकाल दी? एकनाथ शिंदे ने भाजपा की या भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे की? दारूवाला साहब, अगर आपके पास स्पष्टता आ गई हो तो आप बताओ, आज किसने किसकी अकड़ निकाली? मालिक नमस्कार, जय श्री राम। सारे पैनलिस्ट का, आपके दर्शकों का जो इतना बड़ा जनमानस आपके स्क्रीन से हमसे जुड़ता है, तब में पहले मैं एक बात स्पष्ट करता हूं, क्या ये जो कॉल, ये जो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी, अजीत पवार जी, एकनाथ शिंदे जी की जो हमारी युति को मिला है, इसको हम हम्बल यानी बहुत ही ग्राउंड लेवल पे जाके नमन करके, हाथ जोड़ के, लोगों का धन्यवाद करके इसको स्वीकारते हैं। ये ना कि अकड़ या किसी को नीचा दिखाने, ये ऐसा हमारे में कुछ भी नहीं है। इससे हमारी जिम्मेदारी और बढ़ती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये बात का दुख भी है कि हमारे सामने ऑपोजिशन ही नहीं है। 42, 32, 37 नंबर समझ में नहीं आ रहा है। शरद पवार जी, आप क्या उल्टा गेम करने वाले? मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं सर, सुनिए, आपको मालूम है मैं जब कोई बात कहता हूं तो इसका फॉलो अप भी होता है। डॉक्टर साहब, शरद पवार जी क्या गेम कर सकते हैं उसका अभी किसी को कोई अंदाज नहीं है। अगर महाराष्ट्र ऑपोजिशन मुक्त, कांग्रेस मुक्त अगर बनता है तो हमारे ऊपर और जिम्मेदारी, और हम अकड़ दिखाए तो किसको दिखाए? सामने कोई तो हो हमारे, इसलिए हमारी जिम्मेदारी और बढ़ती है। लोगों की अपेक्षा ये महायुति के साथ में इतनी ज्यादा है कि हम इसमें खरा उतरने के लिए जो देखो दारूवाला साहब, आपने सारी जो बातें कही ना, वो भावुकतापूर्ण बातें कही। मैं थोड़ी यथार्थपूर्ण बातचीत के लिए आपके साथ मौजूद हूं। देखो, हमको ये समझाना, देश को ये समझाओ आप, ये एकनाथ शिंदे आखिरी समय तक सस्पेंस क्यों बनाए रहे कि वो शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे? वो निमंत्रण पत्र भी छपा ना, उसमें एकनाथ शिंदे का नाम नहीं आया। वो शिवसेना के विधायक, सांसद बोल रहे थे अगर शपथ लेंगे तो एकनाथ शिंदे लेंगे, नहीं तो शिवसेना का कोई व्यक्ति शपथ नहीं लेगा। समझाओ तो सही, आप बताओ तो सही, वो एकनाथ शिंदे क्या चाह रहे थे आप लोगों से, जिसके कारण से शपथ के संदर्भ में अपना फैसला इस हद तक अटकाया और लटकाया? दारूवाला साहब, आपको बताना चाहिए, या इसमें भी आप शरद पवार की कोई चाल देख लो? शरद पवार से बातचीत चल रही थी एकनाथ शिंदे जी की, इसलिए फैसला नहीं हो पा रहा था, क्योंकि आप तो अभी भी हमें बता रहे थे कि देखो शपथ वपथ इन सब की हो गई, रिमोट महाराष्ट्र की सियासत का तो शरद पवार के पास है, पता नहीं क्या कर देंगे। ये एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर कोई खेल तो नहीं कर रहे थे शरद पवार? ये बता रहे हैं क्या आप हमें? बिल्कुल नहीं, मैं स्पष्ट कहता हूं और सच कहता हूं। ये यहाँ पे बैठे हुए सारे पैनलिस्ट, खास करके किशोर जी जो हमेशा हमारे ऑपोजिशन में रहते हैं, वो आपको कहेंगे कि अली दारूवाला झूठ बात नहीं करता। हकीकत में प्राइम मिनिस्टर अमित शाह, ये जो ऑनगोइंग पार्लियामेंट सेशन, जो विंटर सेशन दिल्ली में चला है, इसके अंदर बहुत ज्यादा बिजी थे। फ्राइडे तक के उन्होंने ये टॉपिक के लिए बिल्कुल इसे प्रायोरिटी के ऊपर टेबल पे डिस्कशन के लिए नहीं लिया था। और सैटरडे और संडे एकनाथ शिंदे जी आराम के लिए, क्योंकि जो उन्होंने 6 महीने से जो काम किया है, जो उन्होंने डिलीवरेंस की है, वो आराम करने के लिए, बेशक उनकी एज जो है, अगर आप देखेंगे, ही इज अ एल्डरली ह्यूमन बीइंग, वो उम्र दराज है, वो संडे तक के आराम करके मंडे को वापस आ गए। मंडे से ये सारा मंथन हुआ है, जहाँ पे कोई भी ऑपोजिशन नहीं। जैसा आप कह रहे कि एकनाथ शिंदे जी जो इतने बड़े, आज तो वो बड़े भाई के तरह उभर के आए हैं। आपने अगर देखा रहेगा बॉडी लैंग्वेज,
वो प्राइम मिनिस्टर के राइट साइड को बैठे थे। और जो एकनाथ शिंदे जी के बाद जो आप लाइव इमेज आज जो महाराष्ट्र में हुआ है, वो जनमानस के सरताज बादशाह कहलाते हैं। ये जो मैजिकल जो महाराष्ट्र में मैजिक हुआ है, अगर नंबर के हिसाब से आप देखें तो नंबर 1 पे एकनाथ शिंदे जी रहेगा, नंबर 2 पे देवेंद्र जी और नंबर 3 पे अजीत पवार जी। ये मैं काफी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे ये कह सकता हूं। देखो दारुवाला साहब, आप सब कुछ कहते हो, जो मैं पूछता हूं ना उसके विषय में कुछ नहीं कहते हो। मैंने आपसे ये जानना चाहा भाई कि अजीत पवार ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था मैं कल शपथ ले रहा हूं, कोई ले ना ले। फडणवीस जी ने भी कहा कल मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहा हूं, पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि अभी इंतजार करो, देखते हैं क्या होता है। और आज 1 बजे तो खबर आ गई थी कि एकनाथ शिंदे ने तो रायता फैला दिया है, शिवसेना ने भी रायता फैला दिया है। 4 बजे जाके कहीं सांस आई है कि इतने मेहमान जो बुलाए गए उनके बीच में फजीयत नहीं होने वाली है। तो दारूवाला साहब थोड़ा तो बताओ, क्या ऐसी फांस थी जो 4 बजे तक निकल पाई और एकनाथ शिंदे की भी शपथ हो पाई? फिर पहुंच रहा हूं, फिर चलता हूं मैं किशोर तिवारी जी के पास। बिल्कुल, मैं वापस यहाँ पे बल्कि एकनाथ शिंदे जी गुट के जो उनके अधिकृत प्रवक्ता है राज सर भी बैठे हैं। मैं यहाँ पे जिम्मेदारी से कहता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ मंत्रिमंडल को लेकर जो खींचातानी होती है, क्या हमारे एमएलएस को हम अच्छे से अच्छा वर्क, अच्छे से अच्छा उनको ये दे सके, इसके ऊपर मंथन सुबह 10 बजे से हमारे यहाँ सह्याद्री गेस्ट हाउस के ऊपर बातचीत चली है। दोपहर में लंच के लिए उठे, 4 बजे ये अनाउंसमेंट हुआ है। क्या अजीत पवार जी, देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे ये एक बोलते माल के बनी है, ये बिल्कुल अलग एक मिक्स से। दारूवाला साहब कुछ बताने को तैयार नहीं है। जाना मुझे किशोर तिवारी जी के पास है, लेकिन राजपुंजी के पास चले जाता हूं, वही हमें बता देंगे कि भाजपा की आज उन्होंने अकड़ निकाल दी या आपको ठीक कर दिया भाजपा ने आखिरकार। थोड़ा बताओ ना राज शिंदे जी, एकनाथ शिंदे कैसे माने, क्यों माने, कुछ तो बताओ, कुछ तो खुलासा करो। देखिए हिमांशु जी, देखिए हाँ। आपका सवाल बड़े अच्छे होते हैं और बड़े मजेदार होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बताता हूँ कि यहाँ पर देखिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपको मालूम है, पीछे मैंने आपको बोला था कि उनको पीछे फीवर हुआ था, 104 बुखार जब वो गए थे, तो बुखार के बाद भी 1-2 दिन स्वस्थ रहे, फिर भी इतना सारा प्रेशर था, मीडिया ने उसके ऊपर कयास लगाने शुरू कर दिया लगातार। ये हो गया उनको, वो हो गया, वो नाराज हो गए, वो ये हो गए, वहां चले गए, ये चले गए, पता नहीं क्या क्या बोल डाला। इसी कारणवश उनको किसी भी हालत में अपने आप को दवाई खाकर किसी भी तरह से चेहरा उतरा हो तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक फिर आपको छोड़ेगी नहीं। यहाँ पे ये हाल कर दिया और उसी हिसाब से उनको फिर वापस आना पड़ा। आज भी उन्होंने हो सकता है इस कारण भी बोला हो या जो भी बात चल रही होगी, लेकिन उन्होंने शुरू से एक बात बोली है, हिमांशु जी, उसको डिनाई नहीं कीजिएगा और कोई भी डिनाई ना करिए, चाहे आप किसी। अरे पुल साहब, आप हमें फिर बहकाने की कोशिश कर रहे हो भाई। आप ठीक ठाक तरीके से चुनाव जीत गए हो, नेताजी ने शपथ भी ले ली, मुख्यमंत्री की ना सही उप मुख्यमंत्री की ले ली ना। अब आप मुद्दे पर आओ। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों नेता बैठे थे, फिर से दोहराता हूं। फडणवीस जी ने बोला कल मुख्यमंत्री पद की शपथ हो रही है, मैं ले रहा हूं। अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष करते हुए कहा था इनकी ये जाने, मैं तो कल लूंगा। एकनाथ शिंदे जी ने बोला मैं कल तय करूंगा। और आज दोपहर तक आपके नेता बोले देखते हैं क्या होता है, हम लोग मना रहे हैं शिंदे जी को कि वो शपथ ले लें, और अगर शिंदे जी ने नहीं ली तो शिवसेना का कोई विधायक शपथ नहीं लेगा। अब सवाल पर आता हूं वापस। सम्माननीय राजपुंज साहब, वो कौन सी शर्त थी, वो कौन सी जिद थी जिसको मनवाने के लिए एकनाथ शिंदे शाम 4 बजे तक अड़े रहे? और वो शर्त भाजपा ने मानी या शर्त माने बगैर एकनाथ शिंदे माने? सवाल केवल इतना है। कुछ रोशनी डालेंगे या पुल साहब कहेंगे कि मुझे पता नहीं, शर्त तो थी, मानी कि नहीं मानी अभी पता नहीं? मैं आपके पूरे एस्से को प्रेसी में जवाब देता हूं, उसके 100 शब्दों को 10 शब्दों में देता हूं कि देखिए, सीधे शब्दों में, जब मैंने आपको ब्लैंक चेक दे दिया हिमांशु जी और पेन भी आपको दे दिया, तो आप भरिए ना जो आपको उसमें भरना है। तो जब हमने प्रधानमंत्री मोदी जी को दे दिया, अमित शाह जी को दे दिया, तो बात ही खत्म हो गई। उसमें देखिए चर्चाएं तो चलती रहती हैं, कोई मान रहा है, कोई कम मान रहा है, कोई ज्यादा मांग रहा है, ये मंत्रालय मांग रहा है, कोई उधर से सुन के कोई बात बोल देता मीडिया वाला, वो फैल जाती 2 मिनट। अच्छा क्या भाई, क्या बोला, वहां से उठ के कोई और बात, 10 बात चलती है,
150 वर्ड हो जाते हैं उसके बाहर निकल, तो कुछ ना कुछ फैलता है और इस तरह से कुछ भी है, लेकिन उस चीज पे ना माना जाए। फिलहाल हम महायुति है और हम बिल्कुल पावर में है और जनता ने हमें इतना बड़ा जनमत जो इतना बड़ा दिया है उसको संभाल रहे हैं और संभालेंगे, 5 साल चलाएंगे। जो हमने लाडली बहन योजना के तहत 500 रुपए बढ़ाने की बात करी है, 2100 रुपए उसको जनवरी में बढ़ाएंगे, जुलाई में बढ़ाएंगे, वो तय होगा आने वाले समय में। तो बिल्कुल सही है, हम जनता के लिए बिल्कुल, जनता जनार्दन है और जनता की हर चीज जो रुकी हुई है उनको पूरा किया जाएगा, कहीं भी कुछ चीज भी नहीं छूटेगी। अच्छा, एक बात बताओ, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही राजपूत साहब कि आपने तो ब्लैंक चेक दे दिया था, आपके खाते में भाजपा ने कुछ छोड़ा या पूरा उड़ा दिया? देखिए, वो छोड़े या नहीं छोड़े, वो खाते से निकाले नहीं निकाले, जब शुरू से शिंदे साहब साहब कह रहे हैं कि हमने प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी को कि जो वो निर्णय लेंगे वो मान्य होगा। ठीक है, कुछ छोटी मोटी देखिए चीजें होती हैं, उस पर ज्यादा उस पर ना सोचा जाए। घर एक बटा नहीं है, घर जुड़ा हुआ है, घर जुड़ा रहेगा, 5 साल चलेगा और आगे भी 5 साल चलेगा। कितने काम हो जाएंगे कि विपक्ष जो आज 30-40 पे घूम रहा है वो भी नहीं रहेगा। तो पुंज साहब बोल रहे हैं छोटी मोटी बातें हैं, अकाउंट में कुछ बचा है नहीं बचा है ये भी पता नहीं है, पर किशोर तिवारी जी को क्या दिखाई दे रहा है? इस पथ पर कितनी आग और कितनी बर्फ दिखाई दे रही है किशोर जी? हाँ हिमांशु जी, आज तो शपथ विधि हुआ है ना जी, तो आपने एक पहले बात बोली, आजकल उन किशोर तिवारी की बातों से ऐसा लगता है कि कब तक इधर रहेंगे उधर रहेंगे। मेरा पूरी जिंदगी जन आंदोलक बोल के गई है और जवानी जेल में गई है, तो कोई सत्ता वत्ता का मोह नहीं है। वो नितिन गडकरी के प्रेम में मैं इधर आया था, मुझे कोई सत्ता वत्ता से लेना नहीं है। हमको जन आंदोलन करना है, जनता की कोर इश्यूज को एड्रेस करना है। तो सत्ता नहीं आई करके पार्टी बदल लेंगे, ये हमारी बात नहीं है। एक बात, दूसरी बात, मैं ऐसा कार्य करता हूं कि मैंने गंगाधर राव फडणवीस यानी देवेंद्र फडणवीस के पिताजी के साथ काम किया जी, उसके चाची के साथ काम किया जो मूल से चुन के आती थी चंद्रपुर जिले में, 4-5 बार वो भी चुन के आई। और मैं देवेंद्र के साथ भी काम किया, एज ए मेयर थे वो तब और एमएलए थे तब, एमएलए भी वो 6 बार रहे। अभी मेरे 5 साल से ही जरा खफा चल रहा हूं मैं, क्योंकि देवेंद्र से मुझे कोई ज्यादा खफा नहीं है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कार्य पद्धति से है जी, और वो मेरे को रहेगी भी, क्योंकि कोर इश्यूज को एड्रेस कर नहीं पाए नेशनली जी। और कोर इश्यूज है क्या देश के सामने कि पॉवर्टी एलिवेशन आप कैसा करोगे, बाद में किसानों की समस्या आप कैसे छुड़ाओगे और आम जनता को फाइनेंस कैसा अरेंज करोगे, यानी क्रय शक्ति तो बढ़ गई लेकिन आमदनी कैसी बढ़ाओगे, ये सब मुद्दे हैं। एम्पावरमेंट है, हेल्थ है और एजुकेशन है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो 6 महीने में अच्छे डिसीजन, अब उससे आगे जाकर उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो दिया था, तो वो मैनिफेस्टो पे वो कसरत करने वाले हैं और मैनिफेस्टो में उन्होंने दिया था कि किसान का सारा कर्जा माफ कर देंगे जी और बिजली माफ कर देंगे। लाडली बहन योजना यानी उमर एम्पावरमेंट में वो ज्यादा पैसे देंगे, वृद्धों को जो पेंशन है उसमें ज्यादा पैसे देंगे और सबसे प्रमुख बात है कि किसानों के सम्मान योजना में भी देंगे और रोजगार बढ़ाएंगे। तो ये कोर इश्यूज है, उसमें वो कैसे काम करते हैं मुझे मालूम नहीं। आज पहली कैबिनेट की मीटिंग है, इसमें किसानों के सारे कर्जे माफ करने का डिसीजन हो जाना चाहिए, बहनों को जो 2100 रुपए दिए वो हो जाना चाहिए। अब बात आती है एकनाथ शिंदे की, जिसमें जिसको आज डस्टबिन में डाल दिया है। अब ये राजपुंज साहब बोले कि कोई हमारे कोई खफा नहीं था, कुछ नहीं था, वो बड़े वृद्ध है। देखो अली दारू वाला वो वृद्ध नहीं है, वो 59 साल के ही है और अजीत पवार जी है वो 66 साल के हो गए, तो सीनियरिटी में तो वो है और देवेंद्र फडणवीस से क्या 4 साल ही बड़े हैं ना वो। तो मैं एक बताता हूं तुमको कि नाराजगी तो बहुत ज्यादा थी
पहले उन्होंने बोला मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, फिर मेरे बेटे को बनाओ, फिर मेरे समधी को बनाओ, दादा पुते को। कुछ जमा नहीं, आंखें निकाल के सामने कर दी अमित शाह ने कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाद में बहुत गिड़गिड़ा है कि मेरे नेतृत्व में, एक मराठी मानुस के नेतृत्व में, मराठा चेहरे में, शिवाजी महाराज के वंशज के चेहरे में मुझे बताकर तुमने चुनाव लड़ा है, तो लोग लाज के लिए 6 महीने के लिए बना दो। अमित शाह बोले मैंने एक बार नहीं बोल दिया तो नहीं, आपको मैंने नहीं कह दिया तो नहीं। अब वो उनकी जो बात रहती नहीं यानी नहीं, वो समझ लेना चाहिए, नहीं तो तलोजा की जेल में जाओ। अब क्या हुआ मैं बताता हूं। वो वहां तो अपमान सहन करके आ गए, लेकिन आत्मक्लेश में चले गए। सातारा गए, मैं खेती करूंगा बोले, फिर वहां बोले मैं संन्यास ले लूंगा। लेकिन सब लोगों ने बोला कि हम तुम्हारे साथ आए इसलिए है कि हमारे फाइल्स खुले ना। अजित पवार ने तो अपनी फाइल क्लोज कर ली, हमारी वैसी ही पड़ी है। तो ये सारे के सारे लोगों ने उसको बोला कि सत्ता में अपन नहीं रहेंगे तो अपन संन्यास भी लेने के लायक नहीं रहेंगे, अपन जेल में रहेंगे। फिर वो नाराजगी उनकी कमी नहीं हुई। आखिरी में अमित शाह का यूज किया गया, और अमित शाह जब पहुंचे तो अमित शाह ने बोला कि क्या गड़बड़ है, ऐसा फोन किया। अब मुझे क्या है कि उनके जो पीए है वो सब बताते हैं, तो उन्होंने बोला कि अमित शाह के एक फोन से सीधे हुए, और फिर भी आके बैठे तो राजनाथ सिंह के कुर्सी पे बैठे, खफा थे वो। खफा तो बहुत थे, बॉडी लैंग्वेज भी बता रहे थे। लेकिन अमित शाह जी ने चश्मा लगाया, और उनके चश्मा बोले तो 2.5 नंबर का चश्मा है, तो 2.5 नंबर के चश्मे से उनके तरफ देखा, और पीछे जो खड़ा था उसने 2 फाइलें लाई थी। वो 2 फाइलें जैसी बताई, भैया खड़े हुए, ओथ ले ली। नहीं तो आज क्या था, पूरे भारत के बीजेपी के कद्दावर नेता आए थे और कितनी किरकिरी हो जाती, और सिनेमा वाले भी आए थे, और फूफा जी फिर भी नाराज रहते तो कैसा होता। अच्छा किशोर भाई, एक बात बताओ, आप इतने बढ़िया तरीके से फिल्मांकन करते हो, मुंबई में रहते हो, कभी प्रस्ताव मिलता है कि नहीं मिलता है आपको फिल्मों की ओर से भी? एक तो ये जानना है। दूसरा, आपसे जानने का एक महत्वपूर्ण सवाल रह गया मेरा, इतनी लंबी बातचीत हो गई ना, आप अभी खफा किससे ज्यादा हो? नरेंद्र मोदी अमित शाह से ज्यादा खफा हो उनकी नीतियों से, या उद्धव ठाकरे से खफा हो उनकी चांडाल चौकड़ी से? इस समय किससे ज्यादा खफा हो? नहीं, सब पार्टियों में स्लीपर सेल और करप्ट लोग भरे हुए हैं, तो नाराज का क्या है। आदमी ने कभी भी सपने में भी सत्ता के भोग की इच्छा नहीं रखना, कुछ नहीं होता। मैं नाराज नहीं हूं। मुझे तो समाज के लिए काम करना है, और समाज में काम करने के लिए। अरे किशोर भाई, आप ऐसे बहकाओ मत। अभी आपने कहा था वो क्या है, मैं थोड़ा नाराज हूं नरेंद्र मोदी और अमित शाह से, और आप पिछले दिनों बातचीत में बोल रहे थे ये उद्धव ठाकरे को भी जो है चौकड़ी ने घेर रखा है। तो मेरा आपसे सीधा सीधा सवाल है, अभी आपकी नाराजगी किससे ज्यादा चल रही है, नरेंद्र मोदी अमित शाह से या उद्धव ठाकरे से? ताकि उद्धव ठाकरे का भविष्य का भी आकलन कर पाए ना। किशोर तिवारी जैसा कट्टर समर्थक भी अगर उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है, तो उद्धव ठाकरे के साथ उसकी छाया भी बची है कि नहीं बची उनकी? नहीं, उद्धव ठाकरे का अभी थोड़े शौक में है, तो मेरे तरीके आदमी ने उनके साथ रहना ये समय की मांग है, और मैं रहूंगा। लेकिन अगर मुझे कुछ कमियां दिखती है तो मुझे बोलना चाहिए ना जी, और खुल के बोलना चाहिए। अगर टिकटें बेची जाती है, रिश्तेदारों को शाह ने कहा और एकनाथ शिंदे मान गए, कौन ज्यादा समझदार है, उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे? ये मेरा सवाल है। वो अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को भी कहा था 5 साल पहले, वो माने नहीं थे, और आप बता रहे हो एकनाथ शिंदे को कहा मान गए। किशोर तिवारी जी किसको ज्यादा समझदार राजनीतिज्ञ मानते हैं, उद्धव ठाकरे को या एकनाथ शिंदे को? नहीं, एक बात है, इतिहास में ये याद रखेगा कि जिसने स्पाइन यानी कमर, रीढ़ की हड्डी जिसने बेची को किसी ने, एकनाथ शिंदे ने पॉलिटिकल करियर समाप्त कर लिया। उद्धव ठाकरे आज गर्दिश में है, वो भी आत्मचिंतन करेंगे, गंदगी निकाल के बाहर फेंकेंगे। अब मुझे बताइए, राज्यसभा मिलना मुश्किल है। जो
स्लीपर सेल के मेंबर है, तो वो बेचारे कहीं ना कहीं अपना राह देख लेंगे, तो अच्छे लोग ही बचेंगे ना। अच्छे लोग ही बचेंगे, ये किशोर जी का कहना है। मुझे आना है हाजी मुखलेस शेख साहब के पास, पर दारूवाला साहब के लिए इतना कुछ कहा गया, दारूवाला साहब को मौका ना दूं तो जाती हो जाएगी। जी दारूवाला साहब, किशोर तिवारी जी की बात का समर्थन करने के लिए आप इतना बेकरार हैं या विरोध करने के लिए? नहीं, मैं एक बात जानना चाहता हूँ किशोर जी से, एक सवाल आपके इजाजत से मैं पूछना चाहता हूँ। बिसाइड्स स्पोक्स पर्सन, राजकारण, इनका बिजनेस क्या है? ये फिल्म डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, मीन्स ये जैसा बोलते, जैसा ऐसा लग रहा था जैसा ये अमित शाह जी के बाजूम की कुर्सी पे बैठे थे, फोन उठाया, लगाया, चश्मा आंखी बड़ी किए, मीन्स मैं शॉक, मैं तो कल से सब छोड़ के इनकी बैग लेके इनके पीछे पीछे घूमने के लिए तैयार हूं मैं। जो आदमी का इतना प्रॉक्सिमिटी है, ये सारा, ये बोलते ना कि एक कैमरा जैसा, क्या इनको इतना सब कुछ मालूम, मैं इनके पीछे इनका पीए बनने को तैयार हूँ सर। तो दारूवाला साहब अपनी नौकरी छोड़ देने के लिए तैयार है भाजपा की? किशोर तिवारी से इतने प्रभावित हो गए, पुंज साहब भी कुछ कहना चाहेंगे क्या? या पुंज साहब भी कतार में है कि दारूवाला साहब के साथ साथ मैं भी रहूंगा? नहीं, मैं कतार में नहीं हूँ हिमांशु जी, कतार में नहीं हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो जो कह रहे कुर्सी, मेरे को तो लग रहा है उनके दिलो दिमाग पर किशोर तिवारी जी का राज है, यहाँ से सब कुछ ले आया है। और बहुत ही अच्छा लगा, मतलब सुन के, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था मैं शायद मैं कोई मूवी देख रहा हूँ, रिलीज होने वाली है बॉलीवुड। बहुत अच्छा है। और अभी तक उन्होंने उसका क्लाइमैक्स नहीं बताया है, किशोर तिवारी जी ने अभी तक घटनाक्रम ही सुनाया है। आगे हम उनसे क्लाइमैक्स भी समझेंगे कि वो आगे क्या देख रहे हैं। पर अभी मेरे साथ में मुखलेस शेख साहब है। शेख साहब, जिस प्रकार का घटनाक्रम घटित हो रहा है, इस महायुति में समन्वय रहेगा या शुरुआत में जैसी खटास दिख रही है, तेवर दिख रहा है, तलखी दिख रही है, तनाव दिख रहा है, भविष्य बहुत आशंकित करता है आपको, क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, सुधांशु जी, आवाज मेरी पहुंच रही है आपका? अरे बहुत ही बढ़िया तरीके से जी, थैंक यू। सब कुछ सही रहेगा। और सारे आज मोदी जी की समाई कम होने के कारण 2 डिप्टी सीएम और सीएम साहब का, देवेंद्र जी का जो है आजाद मैदान पे 40 से 50 हजार लोगों के बीच में शपथ विधि हुआ है। राज्य के सभी मुख्यमंत्री लगभग यहाँ पहुंचे थे, बड़े नेता देश के सब आए थे। और महाराष्ट्र के अंदर एक इतिहास वाला शपथ जो है आजाद मैदान में आज हुआ है। तो रह गई बातें, अजीत दादा पवार साहब को लेफ्ट में बिठाया या राइट में बिठाया, मैं उसमें आऊंगा, कहीं भी बिठाया, लेकिन अजीत पवार दिल में बैठे हैं, किंग मेकर है। और अजीत पवार साहब के साथ सारे लोग जो चुन के आए हैं, जो लोग हमें असली नकली पार्टी हमेशा कहने लगे थे, वो लोगों को भी बहुत बड़ा झटका आज लगा है। कहीं ना कहीं अजीत दादा ने शपथ लिया, 6वां बार हो गया, 6 यानी 6 बार हो गया है। और ऐसा मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में 6 बार डिप्टी सीएम मुझे तो नहीं दिख रहा है। और उसके बारे में हम सभी लोग, हमारा जो 11 मंत्री है, हम चाहते हैं कि शिंदे साहब को पहले मंत्री, उनका जो उनका खाता जो है मंत्रियों का पहले दिया जाए। और उसके बाद हम लोगों ने, हमारे प्रफुल्ल भाई पटेल तटकरे साहब और सारे लोग, अजीत दादा पवार तो है ही हमारे पार्टी का नेता। अच्छा शेख साहब, एक बार बताओ, ये आपने बताया अपने नेता के संदर्भ में वो किंग मेकर हैं, कल तक रहे होंगे किंग मेकर? अगर आज से हम उन्हें किंग किलर करके बुलाएं एकनाथ शिंदे के संदर्भ में, तो आपको ये उपाधि कितनी भाती है? अजीत पवार जी की कितनी बड़ी भूमिका है एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री न रहने देने में, या एकनाथ शिंदे की कितनी बड़ी मजबूरी बने अजीत पवार आज उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने में? अजीत पवार को कोई बीमार नहीं हुआ, बुखार नहीं आया। अजीत पवार अपने जगह में बहुत खुश था और अजीत पवार एकदम फिट है। अजीत पवार के सभी कार्यकर्ता और सभी जो विधायक है और हमारे उनके महाराष्ट्र के अध्यक्ष और प्रफुल्ल भाई पटेल सब लगातार अमित शाह, मोदी जी से और देवेंद्र जी से तालमेल उनकी ठीक है। बॉडी लैंग्वेज भी मेरे सवाल को समझने की कोशिश कीजिए मुखलेस साहब। एकनाथ शिंदे आज मुख्यमंत्री नहीं रहे महाराष्ट्र के, इसमें अजीत पवार की कितनी बड़ी भूमिका है, इस संदर्भ में कोई रोशनी देना चाहेंगे? कुछ अपने नेता के इस संदर्भ में योगदान को लेकर प्रकाश डालेंगे आप? अपने नेता की इस भूमिका से कितने आनंदित और उल्लसित आप हैं, इस पर कुछ बताएंगे? डॉक्टर साहब देखिए, हम शिंदे साहब जब सीएम थे तभी उनके साथ काम किया है। अजीत दादा पवार सीएम, डिप्टी सीएम रहा, देवेंद्र जी भी डिप्टी सीएम के रूप में काम किया है।
तो अभी उनसे हम जो हमारी महायुति है वो शरद इनसे अपना देवेंद्र जी से भी है, भाजपा से भी है और शिंदे साहब से भी है। तो हम चाहेंगे कि शिंदे साहब भी खुश रहे, जनता का काम और अच्छा हो। और शिंदे साहब ने भी हमारे अजीत दादा पवार के पार्टी के बारे में अच्छा मंत्रालय हमें भी मिले, हमारे जो लोग मंत्री बनने के रेस पे है, लाइन में है, उनको काम करने का मौका दे। और देवेंद्र जी जो है महाराष्ट्र के किंग बने हैं, उनके नेतृत्व से सब अच्छा काम करने के लिए हम लोग उत्सुक हैं। अच्छा, एक बात बताओ मुकेश साहब, ये दारूवाला साहब बड़े निराश हैं इस बात से कि देखो मजबूत विपक्ष नहीं है, विपक्ष की मौजूदगी नहीं है। कितना अच्छा रहे ना अगर एकनाथ शिंदे विपक्ष की भूमिका में आ जाए, अजीत दादा और बेहतर काम कर पाए। ऐसी कोई जुगाड़ बैठ रही है क्या? नहीं, साथ में चुनाव लड़े ना हमारे अजीत दादा पवार साहब और शिंदे साहब और देवेंद्र जी। अरे वो तो उद्धव ठाकरे भी साथ में चुनाव लड़े थे, अपन ने देखा था ना शेख साहब, कहाँ भूल गए आप? और आपने खिलाफत में भी चुनाव लड़ा था पिछली बार देवेंद्र फडणवीस के, फिर साथ में दिख गए थे ना। महाराष्ट्र की सियासत में ऐसा होता रहता है। आपको अपनी संभावनाएं कितनी बेहतर लग रही हैं। अजीत पवार आप बता रहे हो देखो कि 6वीं बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, पर पहले जब भी वो उप मुख्यमंत्री शपथ की लेते थे ना तो सरकार में दूसरे नंबर के नेता होते थे। कितना खराब लगा आज आपको ये देखकर कि आपका नेता 6वीं बार उप मुख्यमंत्री की शपथ ले रहा है पर तीसरे नंबर का नेता हो गया है। पहले फडणवीस जी लेते हैं, फिर एकनाथ शिंदे लेते हैं, फिर अजीत दादा पवार लेते हैं। कितना अफसोस है आज आपको इस बात का। जाइए ना, उनके पास 57 है, हमारे पास तो 41 है ना जी। तो ऐसे भी तो देखिए सम्मान से देखिए जो हम महायुति में काम कर रहा है वो सम्मान के साथ जनता का विकास और महाराष्ट्र के विकास के लिए हम पार्टी के हमारी पार्टी उसके उनके साथ में जो महायुति में अभी गठबंधन में काम कर रहे हैं। और हमारी पार्टी जो एनसीपी है उनकी पार्टी नहीं है, ठीक है ना। उनको 57 सीट मिला है। शिंदे साहब को तो भाई सेकंड तो शिंदे साहब रहेगा ना, सीएम रह चुका है। अब कल हमारी बारी भी आएगा, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया, हमारा भी दौर आएगा, हमारे अजीत दादा पवार भी सीएम बनेगा। ये आप फडणवीस जी को कह रहे हो, एकनाथ शिंदे जी को कह रहे हो, किसको कह रहे हो शेख साहब? किसको डरा रहे हो? उनकी पार्टी है, वो कोई भी समझे, अदर कोई भी समझ सकता है। मैं ये बात कह रहा हूं कि हमारे अजीत दादा पवार सीएम। तो भाई राजकुमार सिंह जी, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा, इससे आपको क्या सुनाई दे गया इस महायुति गठबंधन के संदर्भ में? शेख साहब ने खुलकर बोला है कार्यक्रम में, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। इतना प्रचंड बहुमत जिसकी कल्पना महायुति को भी नहीं रही होगी, उसके बाद भी 12 दिन लग गए, 10 दिन लग गए सीएम का नाम तय करने में, 12 दिन लग गए शपथ ग्रहण होने में। और वो शपथ ग्रहण बमुश्किल 12 मिनट चला। कुल 3 लोगों की शपथ हुई। तो कुल मिलाकर के जो संकेत गया है, मन में किसके क्या है वो तो वो जाने, लेकिन जो राजनीतिक संकेत गया है बहुत अच्छा नहीं गया। और एकनाथ शिंदे की आज बॉडी लैंग्वेज को लेकर बात कही गई कि तबीयत ठीक नहीं है, उम्रदराज है। उम्रदराज तो नरेंद्र मोदी जी भी है, मेरे ख्याल से उनके बराबर की उम्र का तो कोई नहीं होगा दूसरा। लेकिन कल जिस तरह एकनाथ शिंदे ने कमेंट किया जब तीनों लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जी, और अजीत पवार ने कहा कि मेरा तो शपथ लेना तय है, उन्होंने कहा अजीत दादा को तो अनुभव है सुबह शाम शपथ लेने का। तो एक इतने बड़े कद का नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह के कमेंट्स करता है, कमेंट नहीं कटाक्ष ज्यादा, तो जाहिर सी बात है कि महायुति में सब कुछ सहज नहीं है। सहज होता तो 10 दिन या 12 दिन शपथ ग्रहण में नहीं लगता। अब समस्या यह है कि जिस तरह का बहुमत मिला महाराष्ट्र में, बीजेपी को 288 में से 132 सीटें मिल गई। बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए 145, 5 निर्दलियों का समर्थन भी मिल गया, आपकी 137 हो गई। तो आपको कितने लोग चाहिए? तो बार्गेनिंग की पोजीशन न एकनाथ शिंदे की रह गई थी न अजित पवार की। लेकिन जो महाराष्ट्र की राजनीति है, आप देखेंगे मराठा राज्य, मराठा बहुल राज्य है, मराठी अस्मिता का राज्य है, और मेरा ख्याल है 160 से ज्यादा मराठा विधायक चुन के आए हैं तमाम दलों की बात। उस सिचुएशन में मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे से कहीं ज्यादा उपयुक्ता
आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए अजित पवार की हो सकती है। ये ठीक है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए और अजित पवार 6वीं बार भी डिप्टी सीएम ही रह गए, जबकि उनका सपना कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। उनके प्रवक्ता पूछ रहे थे कि महाराष्ट्र में पहली बार हुआ है, मेरा ख्याल है चेक कर लेना चाहिए, शायद देश में पहली बार हुआ होगा कि कोई व्यक्ति 6 बार डिप्टी सीएम बना हो। सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे वो सितारों का खेल है और समय की बात है, लेकिन एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री बने वो कोई पॉलिटिकल लॉजिक से नहीं बने, पॉलिटिकल साइंस के तहत नहीं बने, वो पॉलिटिकल कंपल्सन से बने। और एक शब्द में इस्तेमाल करूं, वो एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर थे। जी। उद्धव ठाकरे की सरकार गिरानी थी, शिवसेना तोड़े बिना संभव नहीं था, शिवसेना तोड़ने के लिए वो माध्यम बने, उसके पुरस्कार स्वरूप या बाकी चीजों के तहत भी उनको सीएम बनाया गया। तब भी बीजेपी के उनसे 2 गुने से ज्यादा विधायक थे, तो बीजेपी ने अगर बनाया तो उसके कुछ कारण थे। अब सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे क्यों माने। कल अगर आपको याद हो, देवेंद्र फडणवीस ने मेरे ख्याल से एकनाथ शिंदे से मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात के बाद एक नारा दोबारा से याद दिलाया जी, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मुझे नहीं मालूम किशोर तिवारी जी की सूचनाओं कितनी पुष्ट है, कि उनका क्या आधार है, लेकिन ये जो उन्होंने कहा देवेंद्र फडणवीस ने, उसमें बहुत सारे राजनीतिक संदेश और संकेत सभी के लिए। आगे एकनाथ शिंदे के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी अगर उनको साथ लेके चली है और डिप्टी सीएम बनाया और दूसरे नंबर पर शपथ दिलाई है, तो उसका कारण जो मैं समझ रहा हूं कि अभी लोकल बॉडीज के चुनाव होने और उसमें खासकर बीएमसी और ठाणे में शिवसेना की बड़ी भूमिका रही। विधानसभा चुनाव नतीजों को मान लें तो शिवसेना के वास्तविक रूप में एकनाथ शिंदे की पार्टी उभरी है, तो बीजेपी जरूर चाहेगी कि उनके साथ भी बीएमसी या ठाणे या बाकी जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हैं वहां उसका लाभ मिले। अच्छा राजकुमार जी, मैं एक भविष्य की संभावना पर आपसे सवाल करना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना का स्वतंत्र अस्तित्व भारतीय जनता पार्टी बने रहने देगी, या भविष्य में भाजपा में विलय की संभावना आप एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को देखते हैं? दोनों का वोट बैंक एक है, राजनीति का तौर तरीका कमोबेश एक है, हिंदुत्व कोर एजेंडे के तौर पर उभर कर आता है। क्या इस संभावना को आप देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी को भी कभी भी बाल ठाकरे के अवसान के बाद शिवसेना का मजबूत होना भाया नहीं है। क्या एकनाथ शिंदे को एक सीमा से ज्यादा मजबूत करना भाजपा को भाएगा? मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों की परिस्थितियां एकनाथ शिंदे के व्यवहार पर ज्यादा निर्भर करती। अगर वो एक सीमित स्पेस जो उनको दिया जाएगा उसमें काम करेंगे और बार बार अपने सीएम वाले ऑरा में लौटने की कोशिश नहीं करेंगे, उस सपने से बाहर निकल पाएंगे, तो शायद ये नौबत जल्दी नहीं आए। लेकिन हाँ, अगला विधानसभा चुनाव जब भी होगा तो बीजेपी की कोशिश यही होगी कि महायुति के बजाय अकेले दम सत्ता की कोई युति बन सकती हो तो बेहतर होगा। अगर कोई जोड़ीदार की जरूरत पड़ी तो अजित पवार उनके लिए बेहतर हो सकते हैं, उनके लिए ज्यादा बेहतर होंगे। राजकुमार सिंह ये बता रहे हैं महायुति द्वियुति में तब्दील हो सकती है। दारूवाला साहब कोई टिप्पणी करना चाहेंगे अपनी भविष्य की इस योजना के संदर्भ में जिसमें राजकुमार सिंह जी ने रोशनी डाली है? ये जो एक नैरेटिव डॉक्टर साहब, आपके इतना शातिर आदमी, आप जो कॉर्नर करते, बहुत सारे प्रवक्ता मैं देख रहा हूँ ये आपके शिकार बन जाते। मगर यहाँ पे मैं आपसे एक बात क्लियर करता हूँ, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, कोई भी पार्टी, दूसरी जो हमारी रीजनल पार्टीज है, इसका अस्तित्व मिटाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि लोकल पोल पॉलिटिक्स के अंदर लोकल रिप्रेजेंटेशन ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब तरफ जो है ना सर, भगवा कभी कभी नहीं चलता। तो वहां पे हमें पोल अलायंस के अंदर जैसे शेख साहब है, अजीत पवार जी की जो नहीं क्या पुणे शाहू अम्बेडकर फिलॉसफी है, जहाँ पे कोई नैरेटिव्स के लिए जो पार्टी जिसका भी समीकरण, जिसकी मदद जहाँ पे हमें आवश्यकता है वहाँ पे हम उनको लेके काम करेंगे। नॉट दैट सर सकट बोलते ना, नहीं, वही उसी पे जा रहा हूं मैं। दारूवाला साहब, आपने बहुत रोचक तरीके से बताया कि आप कैसे काम करेंगे।
तो हमें अजीत पवार के साथ आपके गठबंधन की जरूरत समझ में आती है। अजीत पवार के पास में वो लोग वोट बैंक के रूप में है जिनको आप एड्रेस नहीं करते हैं, पर एकनाथ शिंदे जिस विचार को बढ़ाने की बात करते हैं, व्यवहार करने की बात करते हैं, उस पर तो पहला अधिकार आपका है ना। तो इसलिए ये सवाल है, क्या करेंगे एकनाथ शिंदे अलग रह के? एक सीमा के बाद में सहायक नदियों को गंगा में मिल जाना ही चाहिए, वो समय कब आ रहा है? इसका सवाल बेहतर राज सर दे सकते थे, मगर एज एन आउटसाइडर अगर एकनाथ शिंदे जी को मैंने जो स्टडी किया है, जो उनको समझा है, वो वंदनीय बाला साहेब ठाकरे हमारे जो दिगे साहब है, उनके विचारधारा से, उनके स्कूल ऑफ थॉट से ये पढ़ के सीख के बाहर आए हैं। और शिवसेना का जो उपकार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, वो उपकार बीजेपी जिंदगी में नहीं भूल सकता। मैं तो जब भी बहुत छोटा था, यहाँ पे किशोर तिवारी जी बताएंगे, जब बीजेपी के एक या दो भी यहाँ पर एमएलएज नहीं होते थे, जब हमें हमारा हैंड होल्डिंग वंदनीय बाला साहेब ठाकरे जी ने किया है। उनकी स्कूल थॉट, उनका जो एक ऑरा है, शिवसेना का जो महाराष्ट्र में प्रेजेंस है, उद्धव ठाकरे जी का भी फॉर इंस्टेंस जो प्रेजेंस है, जो उनका लोगों का जनमानस का जो उनका एक्सेप्टेंस है, इसे कभी भी रबिश या उसे रब आउट नहीं कर सकते, ना ये करने का प्रयास बीजेपी कभी भी फ्यूचर में करेंगी। नहीं, लेकिन आप तो बता ही चुके हैं एकनाथ शिंदे उम्र दराज हो चुके हैं। मैं एक बार पूछ लेता हूं राजपूत साहब से, स्वतंत्र पार्टी के तौर पर अपनी संभावनाओं को कितना बेहतर देख रहे हैं, या कितना कुहासा, कितनी बदली आ गई है? भाजपा में विलय की ओर बढ़ते कदमों को कहीं सुन पा रहे हैं राजपूत साहब? हम कब आपको भाजपा प्रवक्ता के तौर पर देखेंगे? देखिए, वो इस प्रकार का कोई ऐसा नहीं है कि हम, भारतीय जनता पार्टी हमारी अपनी पार्टी है, हम उनके साथ मिलकर एक विचारधारा के तहत हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो इसमें कोई ये नहीं देखना चाहिए कि वो अलग हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं, हम एक साथ हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार से दारूवाला जी ने बोला कि मैं तो इस संदर्भ में एक बात और भी बताऊंगा कि जब पूरे भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का साथ छोड़ चुकी थी, तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने साफ कहा था कि अगर मोदी नहीं तो गुजरात नहीं। तो तब समय में भी मोदी जी का साथ उन्होंने दिया था। तो कहीं आपस में जैसे भाइयों का रिलेशन होता है, एक दूसरे का होता है, मित्र का होता है, वो एक पुराना वो चला आ रहा है। तो उसमें कहीं भी कोई ये नहीं सोचा जाना चाहिए कि कौन किसी पे एहसान कर रहा है। कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा, हम एक ही विचारधारा के तहत चल रहे हैं। और हमने कहीं भी कोई एक दूसरे को समाप्त करने के लिए नहीं कि हम ये सोचे कि भारतीय जनता पार्टी हमें समाप्त कर देगी, हमने उनको कर दिया। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, थोड़ा अतीत में दृष्टि डालो। शिवसेना एक समय छोटा भाई के तौर पे भाजपा के साथ व्यवहार करती थी महाराष्ट्र में, अब तो भाई कहलाने लायक भी नहीं रह गए उद्धव ठाकरे जी। और आप तो छोटे भाई हो ही रखे हैं, सामने दिखाई दे रही है आपकी हालत। क्या कहते हैं? कभी देखिए, कोई 12 साल में होता तो 16 का भी होता है, 16 से 18 भी होता है, 18 से 25 में होता है। जो 25 वाला होता है वो 45 का होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप एज वाइज देखते जाइए, जो 55 का होता है, फिर 65 का होता है, तो जो 15-18 वाला होता है वो 25 का होता है, यंग उसमें आता है। तो किसी को यंग से ज्यादा अपेक्षा होती है, किसी को थोड़ा उम्र दराज से होती है। तो ये तो चलता रहता है, स्वाभाविक है। इसमें तो हिमांशु जी कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। तो जनता के ऊपर है, जनता किसको स्वीकार करती है, किसको ज्यादा मानती है। और अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का कद पूरे देश का पूरे विदेश तक फैला हुआ, तो उसको अगर स्वीकार कर रही है आज महाराष्ट्र की जनता, और जिस प्रकार से मतलब जो एक चीजें जो काम हुए जो पिछले 2.5 साल से नहीं हुए, जो आज 2.5 और 3 साल के पीरियड के अंदर हुए, तो ऑब्वियस है कि लोगों ने उस चीज को स्वीकार राजपुर साहब को कुछ ना कुछ आहट तो दिखाई दे रही है, पर वो किस रूप में है अभी शायद उसे समझने की उन्हें समय की जरूरत है। लेकिन मेरे साथ में मुगलेश शेख साहब हैं। अपना भविष्य कितना उज्जवल देख रहे हैं आप शेख साहब, महायुति सरकार के तौर पर? वैचारिक स्तर पर भाजपा और शिवसेना एक ही है, पर आप कुछ अलग विचार के साथ रहते हैं, अलग तरीकों के साथ रहते हैं। क्या लगता है आपको, आप ज्यादा बड़ी जरूरत है भाजपा की, इसलिए आपका भविष्य ज्यादा उज्जवल है बनस्पत एकनाथ शिंदे के? उनका काम करने का तरीका अलग है, हमारा तो पार्टी के काम करने का तरीका अलग है। और उनको शिंदे साहब और देवेंद्र जी का वो काम करते हुआ है, हिंदुत्व के नारा और सारे सबका सब सबका विकास, सारे इस तो देश में मोदी जी और अमित शाह के योगी जी का नारा जो है आपको तो पता ही है। पर हम थोड़ा उनसे हटते हैं। हमारे साथ सभी धर्म के लोग हैं हमारे पार्टी में,
और हम ज्यादा से ज्यादा जो है दलित परिवार हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो और अन्य जो मराठा, तो मतलब सभी सबको हम जाके सभी लोगों को हाथ जोड़कर उनको सदस्य बना रहे। वो लोग हमसे जुड़ रहे। अजित पवार साहब के साथ हमारी लाडली बहन के योजना में बहुत बहन लोगों ने, सभी समाज के, और यहाँ तक चलिए मैं निर्णायक सवाल पर आता हूं ना, छोड़िए ना, क्यों अपन इधर उधर की बातें करें। एक नारा जिसके देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में सबसे बड़े पैरोकार थे, अजीत दादा पवार उस नारे के सबसे बड़े विरोधी चेहरे थे। नारा था बटेंगे तो कटेंगे। अब बटेंगे तो कटेंगे का पैरोकार हो गया मुख्यमंत्री, और जिसका कहना था यह महाराष्ट्र में नहीं चलता वो हो गया उप मुख्यमंत्री। तो फडणवीस इस नारे को छोड़ेंगे या अजित पवार इस नारे को मानेंगे? शेख साहब थोड़ा इस विषय में आप हमको बताएंगे। देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है कि हमें सीट बहुत कम मिला था। सीट अगर हमें ज्यादा मिलता, शिंदे साहब के बराबर, और फिर दोनों की हिस्सेदारी बराबर होता, अभी हमारा अकबर एंथोनी हम बन गए, लेकिन उसके अंदर सीट जो है उस सीट पर से हम सारा आप पीछे रहेंगे ना। अगर ज्यादा सीट मिलता तो हम आगे निकल जाते थे, ऐसा विश्वास था। सीएम हमारी भी बन सकती थी, और सीट का जो हम महायुति के अंदर जो उन्होंने हमारे साथ पे जो सीट का बंटवारे में, उसमें छोटा भाई बड़ा भाई का रोल उन्होंने निभाया, और उन्होंने खुद भाजपा के लोगों ने तय किया कि भाई इसको शिंदे साहब को इतना देना चाहिए, इतना देवेंद्र जी को, अजित दादा पवार साहब को देना चाहिए। सारा सीट खेल तो सीट पे हो गया ना। अगर सीट हमें ज्यादा मिलता तो कुल मिला के शेख साहब बता रहे हैं अब हम फडणवीस जी के साथ रहेंगे। किशोर तिवारी जी, आपकी आखिरी टिप्पणी कार्यक्रम के लिए क्या देखते हैं आप? एकनाथ शिंदे तो आपको डस्टबिन में दिखाई देगा, अजित पवार आपको कहां दिखाई दे रहे हैं? अजित पवार ने कई बार बोला कि मैं कितनी बार डिप्टी सीएम बनूं, मुझे तो सीएम का चांस ही नहीं मिलता। तो उनके भी दुख में मैं शामिल हूं। लेकिन आज देखो तुम, देवेंद्र का प्रमोशन हुआ और एकनाथ शिंदे का डिमोशन हुआ, तो बॉडी लैंग्वेज पे तो वो दिखाई। लेकिन हिमांशु जी, जब बॉडी लैंग्वेज की बात आती है तो बॉडी लैंग्वेज देखिए, दो आदमी की कितनी मायूस थी। एक थे नरेंद्र मोदी और दूसरे थे योगी। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि नागपुर के आरएसएस हेडक्वार्टर ने दिया हुआ नाम मोदी जी और अमित शाह जी को मानना पड़ा। अब 2029 के लिए योगी जी 52 साल के, ये 54 साल के, मोदी जी तो अपने आप ही रिटायर हो रहे हैं अभी नवंबर के, अपना दिसंबर के बाद। तो 29 की शरीयत के अंदर अमित शाह भी आज थोड़े मायूस थे कि ये बंदा अपन ने डाला है, ये बंदा अपने को तकलीफ देगा। तो देवेंद्र को बहुत तकलीफ होने वाली है, केंद्र से मदद नहीं मिलने वाली है। लेकिन एक मिनट किशोर तिवारी जी, मैं बीच में, आपने दो लोगों की मायूसी बताई, एक व्यक्ति की खुशी को जानना चाहता हूं मैं। किशोर तिवारी कितने खुश हैं? वो बताते थे मैं मोदी जी से भी दुखी हूं, मैं अमित शाह जी से भी दुखी हूं, पर आपको फडणवीस में संभावना दिख रही है, और आप तो फडणवीस के साथ में काम किए हुए हैं। आप कितने खुश हैं? मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि एक कद्दावर नेता है, पढ़ा लिखा आदमी है, जिसने समयाचक है और विदर्भ प्रांत से आते हैं, और स्वतंत्र विदर्भ की मांग को उनका फुल सपोर्ट है। तो विदर्भ में जो अभी किसानों की आत्महत्या चल रही है, विदर्भ में कपास सोयाबीन उगाने वाले किसानों को जो संकट है, और विदर्भ में आदिवासियों और दलितों का जो पिछड़ापन है, उस पर वो काम करेंगे। तो वो काम करेंगे। लेकिन मैंने कहा था किशोर तिवारी जी ने अभी क्लाइमैक्स नहीं बताया। किशोर तिवारी जी ने अब क्लाइमैक्स बताया। बोले भाजपा में नए किस्म का संघर्ष आने वाला है, नरेंद्र मोदी के बाद कौन, और उसमें एक बड़ा किरदार रहेगा जिसका नाम है देवेंद्र फडणवीस। संघ की पसंद के चलते देवेंद्र फडणवीस की शपथ हुई है। राजकुमार सिंह जी मेरे साथ में है। राजकुमार सिंह जी, आखिरी टिप्पणी चाहूंगा। महाराष्ट्र में 12 दिन लग गए 3 लोगों की शपथ में, पर अभी करीब करीब मानकर चले 35-40 लोगों की शपथ बाकी है। कितने दिन की उम्मीद करें? अभी फडणवीस जी की पत्रकार वार्ता हुई है, उन्होंने कहा है नागपुर अधिवेशन से पहले मंत्रियों का विभाग वितरण हो जाएगा। राजकुमार जी, आखिरी टिप्पणी।
मुझे लगता है कि इस 12 दिन में सब एक दूसरे के तेवर समझ चुके हैं जी। तो इतना समय नहीं लगना चाहिए कि हम 3 के मुकाबले गुणा करके देखें कि कितने दिन लगेंगे। लेकिन ये कवायद इस नई सरकार की या महायुति की पहली परीक्षा होने वाली। नए मंत्रियों का चयन, उसमें भी सबसे बड़ी बात होगी विभागों का वितरण। वित्त मंत्रालय अजीत दादा पवार चाहेंगे। एकनाथ शिंदे अभी भी अड़े हुए हैं, गृह मिल जाए, गृह का दबाव डाल रहे हैं तो कम से कम शहरी विकास मिल जाए। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी जो चुनौती है सरकार की, वो होगी अपने चुनावी वायदों पर अमल करने की। खुद अजीत दादा पवार का कहना है कि उनके जो वायदे हैं वो लगभग 1 लाख करोड़ का बोझ राजस्व पर डालेंगे। तो कहां से आएगा वो पैसा, कैसे अपने वायदों पर खरे उतरेंगे और तालमेल के साथ आगे बढ़ेंगे, ये आने वाले दिनों में मुझे लगता है आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो कुल मिलाकर 2 बड़ी चुनौती हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो इस बात को लेकर है कि मंत्री कौन बनेगा, इतनी दिक्कत नहीं, पर मंत्रियों को विभाग क्या क्या मिलेगा, इसका मुकाबला भी देवेंद्र फडणवीस और महायुति सरकार को करना है। और जिन वायदों के बूते सरकार प्रबल जनादेश के साथ अस्तित्व में आई है, उसका इंतजाम पैसों का कैसे होगा, यह अभी आने वाले समय में पता चलेगा। कितना कर्ज और महाराष्ट्र के हिस्से में आने वाला है, इसकी खबरें कितनी बनती है, इस पर भी हम निगाह रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय अब आज के शेर का, तो कमाल का आज का शेर है, जिस पर चाहे उस पर मुफीद मानिए। शेर शायर कुछ यूं कहता है कि जब्त करता हूं तो घटता है कफस में मेरा दम, जब्त करता हूं तो घुटता है कफस में मेरा दम, करता हूं तो सयाद खफा होता है। कमर जलालवी ने क्या कमाल की बात कही है। सोचिए, विचार कीजिए और मुझको याद दीजिए। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सदा प्रणाम।